में अपीयर हुए थे और वेट कर रहे थे री एग्जाम का। तो अब आप तैयार हो जाइए, आपका एग्जाम होगा। क्योंकि अगर रिजल्ट आता तो आज वर्डिक्ट आ जाता कोर्ट का, आज ही आना था। तो आज जो मॉर्निंग में सुप्रीम कोर्ट ने यू कैन से पीआईएल को ही रिजेक्ट कर दिया, मतलब बेकार बता दिया, कि कहा कि भाई उसको रेलिवेंट नहीं बताया, और ये कहा कि री एग्जाम ज्यादा उचित होगा, तो आपका री एग्जाम होगा। तो इसी विषय को लेकर के हमारे साथ अभी राहुल राज सर कनेक्ट हो जाएंगे। अभी जस्ट उनसे बात हुई है, तो 1 मिनट वेट कर लीजिए। एक बार सर आ जाते हैं तो फिर हम लोग आगे के सेशन को स्टार्ट करेंगे ना। 1 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। मन जी, प्लीज आप रेडी रहिएगा। तो राहुल सर, आर यू देयर इन द सेशन? राहुल भैया, क्या आप आ चुके हैं सेशन में? आई थिंक सर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जी। आई एम एबल। जी जी जी। जी प्रणाम भैया। तो एक एक सेकेंड भैया बस लूंगा आपका मैं। तो गाइज, आज हमारे साथ आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से हमारा जो इंतजार था, और आप सभी लोगों का लगातार सतत हमारे पास सजेशन और सुझाव आ रहा था कि राहुल राज सर को बुलाएं आप। क्योंकि जिस प्रकार की दुविधा में, जिस प्रकार के डायलेमा में हम सभी लोग अभी रह रहे हैं, ये बड़ा ही मतलब ऐसा एक विषय है जिसको लेकर के हम सभी लोग परेशान हैं, इरिटेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई करें तो करें क्या, प्रिपरेशन करें या छोड़ दें, दिसंबर का तैयारी करें। तो इसको लेकर के आज अपने बड़े बिजी शेड्यूल में, क्योंकि मैंने कई बार कोशिश करता हूं कि सर हमारे साथ जुड़े, लेकिन सर का जो शेड्यूल है वो इतना बिजी है कि हमारे टाइम के साथ मैच नहीं करता। बट फिर भी आज सर ने हमें टाइम दिया है। और अ, सर क्या हो, तो मेरे बड़े भाई हैं। और मेरा और आपका संबंध भैया कृष्ण और अर्जुन की तरह है हमेशा से। पिछले 10 वर्षों से आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना हुआ है, और आपकी प्रेरणा से ही ये कक्षा चलती है। और आप क्लास में आए ना आए, लेकिन जो आपका जो संघर्ष है यूजीसी नेट को लेकर के, जेआरएफ को लेकर के, पीएचडी को लेकर के, जिस प्रकार से आप लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, सरकार के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते हैं, यूजीसी में हल्ला बोल करते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं क्लास में, हर दिन करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ विषय होता है जिसमें आपकी बात होती है। आपके स्वागत के लिए भैया हमारे साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से परमहंस मिश्रा जी हैं, जो मंगलाचरण करेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। परमहंस जी, आर यू देयर? परमहंस जी फ्रॉम सेंट्रल हाँ जी सर, संस्कृत हाँ जी सर। यूनिवर्सिटी जी, आप प्लीज प्लीज स्टार्ट करें जी। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम रामो राजमणिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितानि साचर्चमु। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। भो राम मामुद्धर। ॐ शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्वाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। नमो नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। बहुत आभार परमहंस जी। भैया ये परमहंस मिश्रा जी हैं, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय नई दिल्ली से पीएचडी कर रहे हैं, और आपके स्वागत में कुछ प्रस्तुत करना चाहते थे। तो मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता आपका स्वागत करने का। और कहीं ना कहीं आप हमारे हीरो भी हैं, क्योंकि हम सभी लोग भैया, संभव नहीं है कि दिल्ली जाकर के लड़ें, संघर्ष करें, पुलिस से मार खाएं,
ये हम सबके लिए संभव नहीं है, और हम सबके कह सकते हैं कि हम सबके लिए आप लड़ रहे हैं। यू कैन से यूजीसी में हल्ला बोल करना और तमाम तरह की चीजें। मैं चाहता हूं भैया कि आप अपने ही मुखार बिंदु से खुद से चीजों को बताएं, क्योंकि हम सभी लोग कंफ्यूज हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी कंफ्यूज हूं कि क्या करना है। तो आज मैं चाहता हूं कि आप कृष्ण की भांति हमें बताएं कि हमें क्या करना है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, और आगे क्या होने वाला है भैया। प्लीज ओवर टू यू। तमाम साथियों को नमस्कार। जितने भी साथी आ चुके हैं राहुल के से बधाई। राहुल को राहुल से आरती करते हैं वो। सर आपका आवाज कट रहा है। सर आपकी आवाज सर बहुत आवाज कट रहा है, आपका नेटवर्क सही नहीं है। आवाज कट रही है भैया आपकी। नेटवर्क सही नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है भैया, अब आ रही है बिल्कुल जी। यस सर। मैं कह रहा हूँ बहुत सीधा और बहुत सटीक जवाब दूंगा, बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि आज आप लोगों को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ था। वहां से मामले को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर ओनली एडवोकेट एंड यू विल नॉट एंटरटेन द मैटर इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस बिकॉज ऑफ यू आर ओनली एडवोकेट, नॉट ए स्टूडेंट, यू आर नॉट अ कैंडिडेट ऑफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। Instead, if any student will come here, then definitely I will listen about the matter. But right now I'm rejecting or dismiss the appeal here because no student will come at Supreme Court right now. इसका सीधा सीधा ये तात्पर्य है कि जो एडवोकेट उज्जवल गौर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका अपीलिया को खारिज करते हुए कहा गया कि अगर कोई स्टूडेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट में तो हम उसकी बातों को सुनेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि इससे पहले हाई कोर्ट के अंदर मामला जा चुका है और मैं ही लगाया हूं वो मामला। मैं ही हूं वो पिटिशनर, और हमारी एक फ्रेंड है आंसू, उसके माध्यम से लगाया हूं। क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, अगर मैं लगाया होता तो शायद हाई कोर्ट में भी यही होता, क्योंकि उनको एक स्टूडेंट चाहिए। स्टूडेंट के माध्यम से ही आप पिलिया को आगे बढ़ा सकते हैं कि वो विक्टिम है, उसको कहीं ना कहीं हानि हुई है। तो हमारा सीधा सा डिमांड है हाई कोर्ट में कि अगर कोई भी धांधली नहीं हुई है तो आप रिजल्ट निकाल दीजिए, और अगर धांधली हुई है तो री एग्जाम करा दीजिए, लेकिन चीजों को स्पष्ट करिए। अब दिक्कत यह है कि कुछ साथियों ने वीडियो बनाया, मैंने भी वीडियो बनाया है, और आज मैंने बोला है कि जहां तक इस कंडीशन में मुझे ये लग रहा है कि आज के कंडीशन में जब शिक्षा मंत्री बिल्कुल कमर कस के तैयार हो चुका है कि आपका री एग्जाम लिया ही जाएगा, तो मुझे लगता है कि जब सरकार की इच्छा और मंशा है कि री एग्जाम हो, उसके बावजूद जब सारे लोग या सारे एविडेंस उसके खिलाफ नहीं आ रही है कि कोई भी पेपर ऐसा लीक हुआ है, तो री एग्जाम कराने के लिए अगर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन पहले से तैयार है। मैं बैक टू बैक 3 से 4 बार धर्मेंद्र प्रधान जी से मिला, उनको मेमोरेंडम दिया गया, उनसे बातचीत हुई, लेकिन सारी बातों को सुनते समझते हुए जहां तक ये नतीजे पे पहुंचे, जैसा कि उन्होंने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि आपके री एग्जाम होंगे, तो आपके री एग्जाम होने की चांसेस बहुत ज्यादा, इसका मतलब है कि 99% चांसेस हो चुका है कि आपके री एग्जाम होने जा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग अपनी पढ़ाई को तेज कर दें, पढ़ाई को अपने चरणबद्ध तरीके से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम 21 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, शुरू होने जा रहे हैं। दूसरी बात कि सर हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया है उसका क्या होगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो हमने एविडेंस दिए हैं, वो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिए हैं कि मीडिया ने बताया है कि सीबीआई कह रही है कि डॉक्टर है, लेकिन सीबीआई अभी वो जांच कर ही रही है और सीबीआई ने अपना फाइनल सबमिशन नहीं दिया है, फाइनल स्टेटस नहीं आया।
जब तक ऑफिशियली स्टेटस नहीं आ जाता है तो मीडिया की चीजें जो पेपर में छपती है या न्यूज पे चलता है वो एविडेंस नहीं माना जाता है कोर्ट के अंतर्गत। तो कोर्ट उसको अपने माध्यम में या एविडेंस में नहीं लेगा। तो सीबीआई से कोर्ट पूछ सकता है कि आपकी फाइनल स्टेटस या रिपोर्ट क्या है। तो 6 अगस्त को जहां तक मुझे लगता है कि नोटिस इशू किया जाएगा, उसमें आपके सीबीआई को, एनटीए को, यूजीसी को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। लेकिन क्या है कि डेट पे डेट मिलते मिलते एक दो हेयरिंग और होगी, मान लीजिए 10 दिन बाद 16 को, फिर 26 को, तब तक आपके पेपर करवा दिए जाए। अब समस्या ये आएगी कि पेपर अगर दोबारा हो गया तो रिजल्ट किसका जारी किया जाए, पहले वाले का या दूसरे वाले का। अगर हम केस जीत गए तो पहले वाले का रिजल्ट किया जाएगा, अगर केस हार गए तो दूसरे वाले का किया जाएगा। लेकिन इस सब में सफर कौन कर रहा है? इन सब में सफर तो स्टूडेंट कर रहा है ना। साथियों, एक बात को समझिए, जिनका पेपर पहली बार अच्छा गया है, हो सकता है दूसरी बार अच्छा ना जाए, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसी हेलो, तो इसमें ऐसी समस्याएं होती है, इसमें ऐसी चीजें होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अब आप लोग पढ़ने की जो अपनी स्पीड है उसको बढ़ा लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आपका री एग्जाम होने जा रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी लगभग तय हो चुकी है, ये बदलने वाला है। जी राहुल। तो जैसे ये तो एक भी एग्जाम की बात हो गई जो अभी आप कर रहे हैं, कि एग्जाम जो है हमारा होगा, ऐसा मतलब हम मान के चल सकते हैं। और वो आपने पहले भी बोला था कि मुझे याद है आपने आज से 10 दिन पहले भी कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे, तो उसमें ये स्पष्ट किया था कि चांसेस हैं फेयर की एग्जाम होंगे। अब ये अभी मुझे याद है आप लास्ट ईयर जब हमारे साथ कनेक्ट हुए थे तो आपने एक बात बोली थी, मैंने वो नोट किया था, और हमारे पुराने स्टूडेंट जो हैं वो जानते होंगे इस बात को। आपने कहा था 1 डे एग्जाम, उस टाइम पे एग्जाम ऑनलाइन होता था। तो आपने उस टाइम पे प्रोफेसर जगदीमाला सर से मिले थे शायद आप, सीपी जोशी सर से जो यूजीसी के चेयरमैन है, और उनको मिलकर के जो आपने दिया था कि भाई एग्जाम 1 डे हो और रिजल्ट भी जल्दी आए। आई थिंक वो इस बार इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन क्योंकि वो फेल हो गया तो आगे आने वाले टाइम में क्या एग्जाम फिर से ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन ही अब होगा? जो पुरानी पद्धति थी 2017 के बाद, क्या वही चलेगी? और रिजल्ट में क्या कुछ बदलाव होंगे? एक्चुअली हुआ क्या है कि हम नीट के विक्टिम बन चुके हैं। नीट का मामला इतना हाइपोथेटिकल हो गया था कि नेट को इन्होंने कैंसिल कर दिया बिना किसी ठोस सबूत और गवाह के। मुझे जहां तक लगता है इन्होंने नेट में रिस्क नहीं लिया और उसको कैंसिल कर दिया। जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया था 1 डे 1 साथ एक साथ एग्जाम, 1 डे 1 पेपर एग्जामिनेशन, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। ऑफलाइन और भी बेहतर इनिशिएटिव था, क्योंकि कंप्यूटर हैंगिंग का सिस्टम खत्म, दूर दराज सेंटर का सिस्टम खत्म। और जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं जो गांव से आते हैं, जो ऐसी जगह से करते हैं, निवास करते हैं जहां पे इंटरनेट की सुविधा इतनी अच्छी नहीं है, डिजिटली माध्यम से वो ज्यादा अवेयर नहीं होते, उन सबके लिए बहुत शानदार व्यवस्था था। लेकिन ये फेल होने का कारण भी कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही हैं, जो इस पेपर लीक, चोरी चमारी में चीजें खराब करते हैं। मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, इस बात को मद्देनजर, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, चिटिंग नहीं करवानी चाहिए थी। हमारे जैसे ही कुछ लोग होंगे जो एक्टिविस्टली काम कर रहे हैं सही एग्जाम के लिए, और दूसरी तरफ वो पेपर लीक पे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फेल्यूअर है, हमारी मानसिकता का, मानवता का, ये सारी चीजों का फेल्यूअर है। जी राहुल। मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। मैं तो आपसे हर दिन बात करता हूँ, तो आप में से किन्हीं का कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलरली एग्जाम को लेकर के, प्लीज आप अपना नाम बताएं और सर से प्लीज आप पूछ सकते हैं अपना नाम बताकर। और आप कहाँ से हो बेसिकली, प्लीज आप पूछिए। हाँ, कल्याणी मैम है, प्रीति मैम है, कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं, प्लीज आप पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट करके प्लीज आप पूछिए। सर नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, दोनों को ही आप। मेरा क्वेश्चन है कि संस्कृत 73 कोड की जो पेपर था इस बार बहुत ही आसान था, मेरा भी पेपर बहुत अच्छा गया था। पर इस बार की जो पेपर होगा वो लास्ट तक जाएगी या पहले से ही हो जाएगी अगस्त में? देखो, इस मैटर पे कहना भी बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिटल लैब पे। तो ये कहना बहुत हड़बड़ी होगी, जल्दीबाजी होगी कि कितना लैब किस दिन कितने तरीके से प्रोवाइड
कराया जाएगा सेंटर्स को, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका पेपर पहले होगा या बाद में होगा। ये आपके एग्जाम के 2 4 5 दिन पहले क्लियर कर दिए जाएंगे, इसके लिए आप परेशान ना हो। जी सर, नमस्ते, थैंक यू। एक प्रश्न भैया मेरा। जी हाँ सिमरन प्लीज पूछिए जी। गुड इवनिंग सर एंड आप लोग दोनों को। सर हम झारखंड से, जैसे कि आप जानते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इस बार एग्ज़ाम एनटीए ही लेगा? तो सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या जैसे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पेपर लीक हुआ था या नहीं भी हुआ था, तो सर इसका पूर्ण रूप से तो गारंटी नहीं है ना कि अगर आगे भी एग्ज़ाम होता है तो ऐसा धांधलेबाजी नहीं होगा। तो सर ऐसा एनटीए कोई मतलब ऐसा स्टेप नहीं ले रहा है कि आगे मतलब इसको डेकोरम को मेंटेन किया जाए और स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट हो रिजल्ट पब्लिश में? देख, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है सिमरन आपने। देखिए, समस्या ये नहीं है कि आगे धांधलेबाजी होगी या नहीं। देखिए, अभी CSIR का एग्जाम हुआ और मेरठ में आपने सुना होगा कि एक दस्ते को जब्त किया गया और पकड़ा गया और देखा गया कि वहां भी पेपर लीक हो गया। तो अब आप कैसे कहेंगे, किस पे उम्मीद करेंगे? कैसे कह सकते हैं कि पेपर आगे लीक नहीं होगा, या आप कैसे कह सकते हैं कि पेपर लीक होगा? हम तो बिल्कुल समस्या में ही फंसे हुए हैं और ऑलवेज हमें समझ में ही नहीं आता इन चीजों का कि आप ऑफलाइन कराइए या ऑनलाइन कराइए। ऑफलाइन कराते हैं तो चीजें नजर आ गई, ऑनलाइन में तो नजर ही नहीं आती, कंप्यूटर सेट हो जाता है। और जब जहां कंप्यूटर सेट हो जाएगा वहां तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ क्या धांधलेबाजी हो रही है, चीटिंग हो रही है। ऑफलाइन में तो पेपर सर्कुलेट हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे पता चल जाता है, गिरोह का पता चल जाता है, तो ये सारी सारी चीजें छुपाई जाती है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा अगर बहुत अच्छे सर्वर के थ्रू नहीं कराया जाता है, जहां बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो कि सिर्फ एक ही कंप्यूटर पे खुले, जैसे वो कंप्यूटर शेयर कर लेते हैं, मॉनिटर शेयर कर लेते हैं, तो इन सब चीजों पे काम मुझे लगता है कि होना आवश्यक है। लेकिन अभी मैं इस परिस्थिति में नहीं हूं कि मैं ये कह दूं कि वहां धांधलेबाजी नहीं होगा। उम्मीद है कि नहीं हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी सवाल जो आपका था कि अभी एग्जाम एनटीए ही लेगा, तो बिल्कुल एनटीए ही लेगा, क्योंकि एनटीए के पास ही सारा डेटा है, सब कुछ है, सारा संसाधन है, सारे पैसे हैं। तो एनटीए ही लेगा और एनटीए को बनाया ही गया था सरकार की तरफ से सरकारी एग्जाम को कराने के लिए। तो एनटीए ही पूरी तरीके से लेगा। लेकिन यहाँ जरूरत यह है कि एनटीए में बदलाव किया जाए, एनटीए में चेंज किया जाए, एनटीए में सिस्टम्स ऑथोरिटीज को फुल फ्लेज लोगों को बिठाया जाए, परमानेंट स्टाफ की संख्या को बढ़ाया जाए, इवन कि वो सिर्फ जो 2 4 साल पे लोन पे और अपने जुरिडिक्शन में आते हैं उन सब चीजों को हटा के परमानेंट स्टाफ को वहां पे लाया जाए। जी थैंक यू सर। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, किन्हीं का भी कोई क्वेश्चन है तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जब मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया था पहले, तो सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है जैसे स्क्रॉलिंग वगैरह का, और पेपर कंपैरेटिवली सर बहुत टफ आता है ऑनलाइन में। मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक और देखा है पेपर को, और सर जब मैंने अभी का पेपर देखा था, हालांकि मैंने ये पेपर दिया नहीं है सर, लेकिन जब मैंने ये पेपर देखा तो ये पेपर इतना अच्छा था, मतलब कि अगर अच्छे से मतलब एक हिम्मत मिली थी कि यार अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो डेफिनेटली क्रैक कर लेंगे और देखिए ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, यहाँ तकरीबन 150 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो देख लीजिए, री एग्जाम होने से आप लोगों को एक फायदा ये है कि जो पास हो रहे होंगे 15 20 25 30 40 50 जो भी, उनका तो चलिए ठीक ही है, उनका तो नुकसान हो ही रहा है। लेकिन जो पास नहीं हो रहे थे उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि अगली बार आप नेगेटिव मार्किंग आ जाएगी और अगली बार आपको 5 साल एज में भी इंक्रीमेंट दिखेगा। जो जनरल का 30 ईयर्स है वो 35 हो जाएगा, महिलाओं का पहले से ही 35 किया हुआ है, 35 ईयर्स का उनको छूट दिया हुआ है, तो सारे के लिए 35 हो जाएगा। तो अगली बार जब पेपर होंगे तो एक तो नेगेटिव मार्किंग, दूसरा उम्र आपके 5 साल बढ़ा दिए जाएंगे 35 साल। तो आपके लिए पेपर अगली बार मुश्किल होने वाली है। तो जो भी मौका मिला है इसको अच्छे से भुनाइए, अच्छे से तैयारी करिए और छोड़ दीजिए। मान लीजिए रिजल्ट आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लोग पास हो जाएंगे। 6% ही लोगों को पास होना है, 94 को तो फिर से री एग्जाम देना ही है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए,
रिजल्ट या री एग्जाम को भूलकर सिर्फ पुस्तक को पढ़िए और पढ़ते रहिए, बाकी सारी चीजों को भूल जाइए। सर मतलब पेपर हमेशा ऑनलाइन ही होगा क्या? इसको ऑफलाइन नहीं किया जा सकता? अब नहीं, कैसे? ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑनलाइन होगा। अभी क्योंकि तब्तलफ्जी में नीट का मामला गर्म था, पेपर लीक का, उसके बाद नेट का मामला गर्म हो गया कि पेपर लीक हो गया, तो इसको सीबीटी मोड में फिर से कर दिया गया। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में पेपर ऑफलाइन फिर से हो। सर थैंक यू सर। सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर मतलब नेगेटिव मार्किंग किस लिए लाएंगे? नेगेटिव मार्किंग में तो बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्टी आ जाएगी। बहुत कल्याणी, बहुत अच्छी बात है। नेगेटिव मार्किंग का इनिशिएटिव मेरी है और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोल सकता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, क्योंकि तुक्केबाजी कर करके जो लोग पास हो रहे हैं उनको कोई भी हक नहीं है उन स्टूडेंट्स को जो पढ़े लिखे व्यक्तियों को पीछे छोड़ देते हैं वो तुक्का लगाकर। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग से जो निकल कर आएंगे नेट जेआरएफ में वो बहुत शानदार लोग आएंगे और बहुत अच्छे लोग आएंगे। थैंक यू सर। जी ठीक है राहुल, मुझे लगता है कि सेशन अच्छा हो गया। एक 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 अंतिम हाँ प्रश्न है अभी मेरा, 5 हाँ मिनट बस आपको लगा जी। हाँ हाँ, एक कोई एक बात। जी जी। हाँ हाँ। हम्म, 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 बस बस 3 क्वेश्चन नहीं है दोस्त, इसी में 30 क्वेश्चन निर्धारित है। खैर, पहला क्वेश्चन है आपका कि एनटीए को हटाया क्यों नहीं जाता। देखिए, एनटीए सरकार की बॉडी है, वो किसी को भी एग्जाम करने के लिए देगा, वो भी सरकार की बॉडी ही होगी। और अगर सरकार ने बॉडी चेंज कर दी तो सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाएगी कि एनटीए से संभल नहीं रही है। चाहे तो एनटीए को पूरी तरीके से इनको निरस्त कर देना चाहिए और जैसे पहले एग्जाम जो जो अथॉरिटीज ले रही थी उसको सौंप देना चाहिए, तब तो ये संभव है। लेकिन एनटीए रहते हुए किसी और को एग्जाम कराने देना, मुझे लगता है कि ये कहीं से भी सरकार नहीं चाहेगी। तो पहले क्वेश्चन का तो आपका सीधा सा जवाब है कि सारे सरकार के अथॉरिटी हैं, चाहे वो एनटीए हो, सीबीएसई हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, आरआरबी हो, कोई भी हो, सारे सरकार के अथॉरिटी हो। सारे एक जैसे ही एग्जाम के पैटर्न पे फॉलो करते हैं, एक जैसे एग्जाम लेते हैं, कराते हैं। धांधलियां हर किसी में चल रही है, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि सीबीएसई से एग्जाम करा दिया जाए, वहां धांधली नहीं होगी? पहली बात, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पिछले साल जो सीबीएसई की केबीएस की जो वैकेंसी आई थी उसमें इतना हाई कट ऑफ चला गया, 150 में 140 141 नंबर की कट ऑफ थी। तो अपने आप में एक क्वेश्चनेबल था कि भाई साहब इतना कैसे कट ऑफ जा सकता है। खैर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, छोटी मोटी वैकेंसी होती है, 100 200
पोस्ट होते हैं तो उस पर कोई इतना बवाल नहीं मचता है। दूसरा सवाल जो आपने किया कि नेगेटिव मार्किंग क्यों एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो देखिए नीट भी एलिजिबिलिटी टेस्ट ही है बच्चों को एडमिशन के लिए, वहां भी नेगेटिव मार्किंग होता है ना। उसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोफेशनल्स एग्जाम है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, वो चाहे कैट हो, जेट हो, मैट हो। उसके अलावा यूपीएससी हो, ये सारे, यूपीएससी तो खैर आपका नौकरी के लिए, जॉब के लिए, लेकिन कैट, मैट, जेट, ये सारे, नीट, ये सारे प्रोफेशनल डिग्री के लिए जो भी एडमिशन के लिए जो भी दिया जाता है वहाँ नेगेटिव मार्किंग होता है। तो नेगेटिव मार्किंग होना चाहिए, इससे बच्चे पढ़ेंगे और सीरियस कैंडिडेट नेट जेआरएफ में आएंगे, टीचिंग में आएंगे। टीचिंग लाइन के लिए तो इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए कि उनको नेगेटिव मार्किंग में आए तो बच्चा निखर के आएगा, पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति आएगा तो टीचिंग की क्वालिटी अच्छी होगी। और तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि पीएचडी, देखिए अभी तो नहीं कह सकता हूँ, फिलहाल तो नहीं है, हाँ भविष्य में ऐसी चल रहा है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लेनी है तो आपको पीएचडी कंप्लीट होना मैंडेटरी है। जी राहुल। नमस्कार सर। सर मैं अभिषेक झा बोल रहा हूँ बिहार से। हाँ सर, हाँ सर, जैसे भी आप जोर दे रहे हैं कि पढ़े लिखे छात्र आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के मतलब भय से पढ़े लिखे लोग जो है सो इसमें कंसल्ट करेंगे। सर मेरा ये आरक्षण को लेकर सवाल है सर, क्या इसमें ये चीज़ें आवश्यकता है? क्योंकि सर उसमें भी तो पढ़े लिखे के लिए ही सर ज़्यादा अनिवार्यता है, तो सर आरक्षण की समस्या जो है ना वो नेशनल वाइड है, बहुत राष्ट्रीय स्तर पर है, और मुझे लगता है इस पे बोलना ठीक भी नहीं है। हर सरकार जो है अपनी राजनीति रोटियां सेकते हुए आरक्षण बढ़ा रही है, घटा रही है, किसी को कोई संविधान से लेना देना नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि सारे तरीके से, मेरा जो अपना मत है उसमें तो यही मत है कि सारे आरक्षण को खत्म करते हुए इनको सिर्फ इकोनॉमिकली आरक्षण देना शुरू कर देना चाहिए, और उन्हीं व्यक्तियों को आरक्षण देना चाहिए जो किसी भी तरीके से आर्थिक सामाजिक स्थितियों में पिछड़े हैं, ना कि उस हिसाब से कि घर में किसी के आईएएस है और वो एससी हैं तो उनको एससी का आरक्षण मिल जाए, और घर में किसी के आईपीएस हैं और उनको एसटी का आरक्षण मिल जाए। तो ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख है लोगों में। तो मुझे लगता है कि इस पे ज्यादा टीका टिप्पणी ना करते हुए बस इतना कहूंगा कि सारे आरक्षण को खत्म करते हुए पढ़ाई में सिर्फ इकोनॉमिकली आरक्षण देना चाहिए। और दूसरी बात है कि सरकार को लगता है वो इतने पिछड़े हैं, दबे हैं, तो उनको आरक्षण ना देकर उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था करानी चाहिए, उनको कोचिंग फ्री करानी चाहिए, उनको पढ़ाई करवानी चाहिए, पुस्तकें फ्री में उपलब्ध करानी चाहिए, खाना पीना रहने का उनका इंतजाम फ्री में कराना चाहिए। उसके बाद जब 15-20 साल 25 साल तक हो जाए और नहीं कुछ कर पाए तो सरकार को उनको फिर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि सरकार को अच्छे लेवल की व्यक्तित्व निखार के लाने पे मेहनत करना चाहिए, ना कि सिर्फ आरक्षण दे देकर सिस्टम में ऐसे लोगों को भी लेकर आना चाहिए जो खुद काबिल नहीं हो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। जी सर बस यही लास्ट कहना चाहेंगे, क्योंकि सर बिहार में कुछ ही दिन पहले सर 50% आरक्षण वाला बात आया सर, उस पर ये बात मेरे जहन में आ गई, इसलिए मैंने सर पूछ लिया सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात थी अभिषेक, थैंक यू। अंतिम क्वेश्चन पूछ करके सत्र को अंत करेंगे क्योंकि आपको और भी काम होगा। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आपके भी संज्ञान में आया होगा कि दिसंबर में जिनका नेट क्वालिफाई हुआ बट उनका जो ई सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा। ऐसे 10 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास हैं जिनका दिसंबर में नेट क्वालिफाई था बट ई सर्टिफिकेट डाउनलोड ही नहीं हो रहा। मतलब लंबे समय से ये प्रॉब्लम चल रही है। एक ये प्रश्न, दूसरा ये प्रश्न कि भैया जाते जाते कुछ ऐसा सक्सेस का मंत्र दे करके जाइए, क्योंकि मुझे सभी को पढ़ाना है, हर दिन मैं पढ़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बोल करके जाएं कि आगे के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाऊँ, सभी का नेट जेआरएफ हो जाए। तो एक सक्सेस का मंत्र भी आप दें। सक्सेस का एक ही मंत्र है, रात को सपना देखिए और उसको साकार करने के लिए सुबह जम के मेहनत करिए। इसके अलावा कोई भी मंत्र नहीं है राहुल। पढ़ाई करते रहिए, प्रयास करते रहिए, और पढ़ाई इस तरीके से करिए कि वो आपके खून में बस जाए, आपके दिलो दिमाग में बस जाए। आप बिना खाना खाए रह ले लेकिन बिना पढ़े ना रहे, इस तरीके के जज्बात के साथ पढ़ें। मैं गारंटी देता हूं कि आप सब विद्यार्थी सक्सेस होंगे, सफल होंगे। और ये ई सर्टिफिकेट वाला भैया जो मामला है, ई सर्टिफिकेट का मामला जिसका है राहुल, उस सबका एडमिट कार्ड लेके आप मुझे मेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सबका ई सर्टिफिकेट मंगवा के आपको कुरियर कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, जय भोलेनाथ की और श्रावण मास की और चालिया महोत्सव झूलेलाल बाबा की आप सभी को बधाई। फिर मिलते हैं
राहुल एक लंबा टॉक रखना दोपहर के टाइम पे, संडे के दिन हम मिलकर बैठकर बात करेंगे घंटे 1.5 घंटे। उस दिन कम से कम 500 विद्यार्थियों को कोशिश करना है इकट्ठे हो जाएं, तो हम एक लंबा सेशन रखेंगे घंटे 2 घंटे का। और उसमें जो यूजीसी के सेक्रेटरी रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रद्युमन जोशी, उनको भी जोड़ूंगा मैं इनमें, और भी कई मैं एजुकेटर्स को जोड़ूंगा। तो बढ़िया सेशन एक दिन नेक्स्ट संडे करते हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा, राहुल से हम कोऑर्डिनेट करेंगे इसको लेकर, ठीक है? यस सर, थैंक यू Thank यस you. सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच और सर। जी सर, और आपसे यस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है राहुल, ओके। भैया आपसे ये निवेदन रहेगा, क्योंकि काफी लंबे वक्त के बाद आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी प्रेरणा से ही हमारा ये क्लास चलता है, और आप सतत प्रयास करते रहते हैं हम सभी के बेहतरी के लिए, उत्थान के लिए, और स्टूडेंट के प्रोग्रेस के लिए आप प्रयास करते रहते हैं। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं हमेशा, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आपका जो ब्लेसिंग्स है वो हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जैसे बना हुआ है आगे भी बना रहे। और आपको जब भी समय मिले, जब भी आपको लगे कि कुछ बोलना है, तो आप बस आ जाएं भैया, क्योंकि आपका आना हमारे लिए संबल नहीं बल्कि संजीवनी के समान है। आप आते हैं तो बड़ी ऊर्जा मिलती है, बड़ी सकारात्मकता आती है, बड़ी पॉजिटिविटी आती है, और एक एनर्जी भी आता है कि भाई आगे अच्छा करना है। तो बहुत आपका आभार मैं प्रेषित करता हूं, और आगे आशा करता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहेगा, प्यार बना रहेगा, और आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया राहुल, ओके, शुभ रात्रि।